नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी इस बार 370 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं। 370 सीट्स, 370 सीटें, और वो भी अकेले अपने दम पर। अब ये दावा है या फिर मोदी जी का जुमला है, इसका आज लिटमस टेस्ट करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या वाकई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर जो जमीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। दोस्तों, आज एक बेहद खास मेहमान है, योगेंद्र यादव, जाने माने राजनीतिक शास्त्री, सोशल एक्टिविस्ट, और सबसे बड़ी बात कि ये पिछले से पिछले साल यानी 2022 में और फिर 2023 में एक लंबी यात्रा पर निकले। दक्षिण से उत्तर की तरफ, कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना, देश की नब्ज़ को समझना, मिजाज को समझना। और इस बार राहुल गांधी के साथ फिर से पूरब से पश्चिम की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि असम का मिजाज लेकर, फिर बंगाल को समझकर, बिहार को देखकर, झारखंड को जानकर, अब उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन वाले उत्तर प्रदेश में जहां योगी और मोदी हैं, वहां पर यह यात्रा फिलहाल पहुंच चुकी है, आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात कि जो देश की धड़कन है, उस धड़कन को आज आप ज़रूर महसूस करेंगे जब योगेंद्र यादव बहुत सी नई जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। एक बात बड़ी कही योगेंद्र जी ने, उन्होंने आज कहा कि ये जो चुनाव है, अगर ये मोदी के नाम पर लड़ा गया, जैसा कि गोदी मीडिया चाह रही है, ये जो गोदी मीडिया का प्रोजेक्शन है, या सेफोलॉजिस्ट और सर्वे एजेंसियों का प्रोजेक्शन है, मोदी मोदी मोदी, अगर मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाता है, फिर मोदी का रास्ता आसान है। और अगर ये चुनाव मोदी बनाम मुद्दा है, मोदी बनाम इश्यूज हैं, जो देश के इश्यूज हैं, जो देश को परेशान कर रहे हैं, अगर वो इश्यूज सामने आते हैं, तो फिर ये सफर वाकई आसान नहीं मोदी जी के लिए। और भी बहुत सी जानकारियां योगेंद्र यादव ने साझा करी हैं, वो चाहे ममता बनर्जी के बंगाल में जो फाइट है, बहुत डिसाइसिव फाइट है, उसके बारे में आपको बहुत भीतर तक जानकारियां मिलेंगी। बिहार में अगर आपकी दिलचस्पी है, या फिर झारखंड में दिलचस्पी है, वो भी ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि हेमंत सोरेन को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, मोदी को अरेस्ट करना पड़ा। और क्या डबल इंजन की सरकार, क्या बुलडोजर की सरकार, उसके अंदर क्या दिखा, उसके भीतर क्या दिखा, बुलडोजर और उत्तर प्रदेश के भीतर योगेंद्र यादव ने क्या क्या देखा है, आंखें वहां भी चौंकेंगी आपकी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, योगेंद्र यादव जी आपके सामने हैं। देश की धड़कन, देश के मिजाज को समझिए, पल्स को समझिए, पल्स ऑफ नेशन को समझिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर अश्योर कर रहा हूँ, बातचीत में आपको लगेगा कि बात कांग्रेस की नहीं हो रही है, कांग्रेस के दृष्टिकोण की बात नहीं है, बात देश के दृष्टिकोण की है। और ये चुनाव सबसे ज़्यादा डिसाइसिव क्यों है, हिंदुस्तान की जो हाल फिलहाल का जो इतिहास है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसमें चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरा पहला सवाल, माई फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल ये कि मैं मोदी जी को लगातार सुन रहा हूं, उनका मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में उनका भाषण सुना, उसके बाद जो भी वो रैलीज कर रहे हैं, एक चीज वो बोल रहे हैं बार बार, 370 370 370 370 सीटें हम ला रहे हैं, 370 सीटें ला रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। आप क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट एक आप यात्रा पे निकले हैं, उससे पहले आप एक साउथ टू नॉर्थ आप यात्रा कर चुके हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा जहां योगेंद्र यादव पहुंचे नहीं होंगे, जहां की नब्ज आपने टटोली नहीं होगी। अगर 370 की हम बात समझें तो ऐसा लगता है कि ये तो फिर एक तरफा मुकाबला है। अगर कोई 370 की बात कर रहा है तो फिर तो वन साइडेड है। क्या ये मुकाबला वन साइडेड है 2024 का, या आपको लगता है कि अभी भी टक्कर है, अभी भी लड़ाई है, ये जो 2024 का फाइनल है? दीपक भाई, शुरुआत तो वैधानिक चेतावनी से करूं जो सिगरेट के पैकेट पे लिखी होती है, वो ये कि मैं केवल विश्लेषक नहीं हूं। आप अभी भी विश्लेषक मानते हैं, इनायत आपकी मेहरबानी। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और इस यात्रा को सिर्फ देख नहीं रहा, मैं इस यात्रा में शामिल हूं।
चूंकि मुझे लगता है कि आज देश पे बहुत बड़ा खतरा है और ऐसी यात्रा या ऐसा कोई भी प्रयास किसी भी और पार्टी द्वारा किया जाए उसका हम हिस्सा है। तो मैं एक इसमें एक टीम का प्लेयर हूं, कांग्रेस का सदस्य जी नहीं हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन का शुभचिंतक हूं, इस यात्रा का हम सफर। जो आपने प्रश्न किया प्रधानमंत्री के 370 वाली बात पे, देखिए मैं समझता हूं ये स्वाभाविक है, उनका अधिकार भी है। हर नेता का अधिकार होता है, मैं तो कहता हूं कर्तव्य होता है कि वो अपने कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रखे। चुनाव से पहले कोई नेता, खड़गे जी भी कह रहे हैं कि जीतेंगे, कल अखिलेश ने भी कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, पछाड़ देंगे उनको। ये सब अपने कार्यकर्ता का मनोबल बनाए रखने के लिए, और सिर्फ मनोबल बनाए रखने का नहीं है। मैं समझता हूं कि युद्ध के मैदान में जो उतरता है, जो जीत का विश्वास लेके नहीं उतरता, वो तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री ये दावा करें, और वैसे भी वो तो मनोविज्ञान अच्छा समझते हैं, तो प्रधानमंत्री ये दावा करें, ये स्वाभाविक है। 400 पे अटक क्यों गए, 500 भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 भी कहने से कौन रोक सकता है? कौन सा कानून है जो कहता है कि 500 सीट की बात नहीं कर सकते? 600 की करते थोड़ा दिक्कत हो जाती, 500 तक तो चलेगा। जी तो मगर दिक्कत मुझे तब आती है जब मीडिया उनके इस नैरेटिव को पकड़ लेता है। वहां मेरी ऐतराज शुरू होता है कि भाई आपका ये काम नहीं है, प्रधानमंत्री का तो काम है बीजेपी के वर्कर को एंथ्यूज करना, उनकी ड्यूटी है। मगर उसके पीछे पूरा मीडिया वही रट ले 400 पार, 400 पार, 400 पार, वहां दिक्कत होती है। आपको याद होगा, आप भी राजनीति क्लोजली देखते रहे और मैं आपको देखते हुए देखता जी रहा हूं। आपको ध्यान है पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस का, बीजेपी का क्या दावा था? 75 पार। जी 2019 का विधानसभा चुनाव था, लोकसभा में बीजेपी अच्छे से जीती थी और बीजेपी कह रही थी पिछली बार तो खाली हमारी 45 सीट आई थी, 50 सीट आई थी, इस बार तो हम 75 पार जाएंगे। पूरा मीडिया 75 पार लगा हुआ था। आई कितनी? 41, है ना? तो मीडिया करता है, वहां दिक्कत है। मैं चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। एक जमाना था जब मैं भविष्य बताने का काम करता था। अब जो छोटा मोटा है, भविष्य बनाने का काम करता हूं। मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मैं केवल इतना बताना, याद दिलाना चाहता हूं। जो लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं उनके लिए मैं जी कुछ सामग्री दे देना चाहता हूं। आप अगर सोचना चाहते हैं कि चुनाव में क्या होगा, आप 2019 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए और फिर अपने आप से पूछिए, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी पिछली बार की तुलना में सीटें बढ़ा सकती है? गिनाना शुरू कीजिए। और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी आज की तारीख में लगता है कि सीटें तो कम होंगी ही होंगी, कितनी कम होंगी इस पे बहस हो सकती है, लेकिन कम तो होंगी ही होंगी। इन दोनों को आप गिनती कर लीजिए और उसके बाद आप गिनती शुरू कीजिए। तो मेरा इतना ही केवल आग्रह है कि एक टेबल खोल लीजिए, पेन हाथ में रख लीजिए, आपको एक्सेल शीट पसंद है, एक्सेल शीट ले लीजिए। जो कुछ भी बात करें उन आंकड़ों को सामने रख के कीजिए, हवाबाजी में नहीं। 370, 470, ये कोई इसके आधार पे चुनाव थोड़ी तय होते हैं। आपको ध्यान से आंकड़े देखने होते हैं। जब आप देखेंगे कि किन राज्यों में बीजेपी की संख्या पिछली बार से बढ़ सकती है, आप भी राजनीति समझते हैं, मैं भी जी राजनीति थोड़ी बहुत समझता हूं, लेकिन ये कौन से राज्य हैं जहां बढ़ सकती है बताइए? घट सकती है वो मैं आपको दिनांक से गिना देता हूं। बंगाल है, बिहार में अब आप कहेंगे पिछली बार जितनी घट सकती थी उतनी अब नहीं घटेगी क्योंकि नीतीश बाबू शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन 40 में से 39 तो नहीं आने वाली ना, जी 40 में 39 है उनके पास। महाराष्ट्र 48 में से 41 सीट थी एनडीए के पास, जी और कर्नाटका 28 में से 27 सीट उनके पास है। तो यहां पे जो कटौती होगी उसका उसकी भरपाई कहां से होगी? मेरा केवल ये प्रश्न है। मैं कोई आंकड़े नहीं दे रहा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये आप टेबल में खाने बना लीजिए, उसके बाद भविष्यवाणी कर लीजिए। हवाई चीजें ना हो, बस मेरा इतना ही आग्रह है। आपको आपको लगता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, तीन तो बहुत ही बड़े राज्य हैं। बंगाल 42 सीट है, 40 सीट बिहार में है, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और तकरीबन 28 सीटें कर्नाटक में। 150 के ऊपर के फिगर यही चला जाता है। ये चार राज्य आपको लगता है एक दुखती रग है मोदी जी के लिए? कहीं ना कहीं प्रेशर है उन पर? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी वगैरह, मोदी जी के विचारों से मेरी जो भी असहमति हो, वो ये लोग मूर्ख लोग नहीं है।
जो गणित आप और मैं बैठ के यहाँ सोच रहे हैं, ये अमित शाह और मोदी भी कर चुके होंगे, हमसे पहले ही कर चुके होंगे। और जो कुछ भी इलेक्टोरल मूव्स आप देख रहे हैं, वो उसके कारण हो रहा है। आखिर क्यों है कि वो नीतीश कुमार से सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, और नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए राजनीतिक रूप से बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या मजबूरी है जो नीतीश कुमार को लेके आ रहे हैं। भाई, उन्होंने तो गणित करके देखा होगा ना। जी महाराष्ट्र में अजित पवार को ये कहने के बाद कि सब पता नहीं क्या क्या गालियां दी थी और कहा था कि दुनिया का, महाराष्ट्र का, पूरे संसार का, ब्रह्मांड का सबसे भ्रष्ट आदमी है, ये सब कहने के बाद आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं। कुछ तो गणित किया होगा इन्होंने, है ना? तो मैं समझता हूं कि ये दुखती रग तो है। कर्नाटका में इतनी बुरी हार के बाद आप कैसे वहां से उभरेंगे, ये बीजेपी की चिंता तो है। इससे ये निष्कर्ष हमें कतई नहीं निकालना चाहिए कि अरे बीजेपी तो हार गई, अरे ये तो बस वो है, क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री करें उसको सर के बल खड़ा करके हम करना शुरू कर दें, वो कोई तुक की बात नहीं है। हम गंभीर बात कर रहे हैं, और इस गंभीर बात में ये मान लेना कि भाई कर्नाटका में तो बीजेपी हारेगी हारेगी, ये सब मैं नहीं मानता। बीजेपी की चुनौती बहुत गंभीर है, और बीजेपी जो कुछ काम करती है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करती है। कम से कम बीजेपी ने बाकी चीजें की या नहीं की, राजकाज तो उनका बहुत ही ढीला है। राज करना तो राज करके और देश में वास्तव में इस देश की इकोनॉमी को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये सब उन्हें नहीं आता है। चुनाव लड़ना उन्हें आता है, इतना तो मानना पड़ेगा। और चुनाव वो लड़ते हैं, 5 साल बीजेपी तो चुनाव ही लड़ती है। बाकी पार्टियां 4.5 साल तक राज करती हैं, 6 महीना चुनाव लड़ती है। बीजेपी बीच में हो सकता है 6 महीना कभी राज कर लेती हो, 4.5 साल वो चुनाव ही लड़ती है। तो चुनाव लड़ने का उन्हें कायदा पता है। हम आप ये न मान लें कि इसलिए वहां कर्नाटका में तो हारेगी हारेगी, महाराष्ट्र में भी जाएगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। गंभीर बातें हम ना करें, लेकिन कम से कम इन 4 राज्यों में बहुत गहरी चुनौती है बीजेपी को। और बीजेपी के लिए जितनी सीट पिछली बार थी उनको बचाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्या होगा हम नहीं जी जानते, भविष्यवाणी जी में कतई नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी को एक सबसे बड़ी बात पता है कि अंततः कोई भी खेल जो होता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे टेनिस का विंबलडन हो या इलेक्शन हो, अंततः वो एक मेंटल गेम होता है। उसमें सब कुछ है, ट्रेनिंग भी है, स्ट्रेंथ भी है, स्किल भी है, लेकिन आखिरी दिन जब आप कोर्ट पे उतरते हैं तो वो एक मेंटल गेम होता है। और बिल्कुल बीजेपी जानती है कि उस मेंटल गेम में अगर आपने हरा दिया तो बाकी चीज की कोई परवाह नहीं, बाकी सब तो ठीक ठाक है। मीडिया इनकी जी जेब में है, पैसा इनके पास है, इलेक्शन कमीशन इनकी कई बातों को मानता है, तो बस। और ये जो सारा हो रहा है 370 400 पार, ये वो मेंटल गेम है। खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले वॉकओवर हो जाए, जैसा 2019 में हो गया था। इतना जी आतंकित कर दो, ऐसा माहौल बना दो कि मैच से पहले ही ग्राउंड छोड़ के भाग जाए दूसरी टीम। ये खेल जी है, और मैं केवल इतना आग्रह कर रहा हूं कि इससे बचे सब लोग, विश्लेषक भी बचे, जी पोजिशन पार्टीज भी बचे, बस। जी योगेश जी, मैं आऊँगा, असम पर भी आऊँगा, बंगाल पे भी आऊँगा, और ये जो यात्रा जिसमें आप एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, उस यात्रा पे मैं ज़रूर बात करूँगा। आपने जो पल्स अ, पकड़ने की कोशिश करी, उस पल्स पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि 2014 का चुनाव भी बहुत आपने करीब से देखा, 2019 का भी देखा, और अब 2024 के मुहाने पे हम खड़े हुए हैं। 24, 19 और 14, ये जो पिछले 2 चुनाव थे, 2014 और 19 के, और अब जो चुनाव होने वाला है, इसमें आपको फ़र्क क्या दिखता है? इफ आई से कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं 19 को 24 से, 14 को 24 से? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि अब 10 साल की इनकम्बेंसी बीजेपी के पास है, और आपको, जनता को ये बताना पड़ेगा कि 10 साल में आपने क्या किया। 2014 में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि आपने क्या किया, अच्छे दिन आएंगे पर्याप्त था। 2019 में, 2018 आते आते बताने में हाफने लग रही थी बीजेपी। फिर उसके बाद बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, भगवान जाने किसने करवाया, कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद बीजेपी को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। और जैसा मैंने कहा, मैच से पहले वॉकआउट हो गया था। अब 10 साल हो गए हैं, तो पहला सवाल तो ये, 10 साल में आपने क्या किया, ये किसी भी पार्टी की ड्यूटी भी होनी चाहिए, और पूछने वाले का अधिकार भी होना चाहिए। अब 10 साल से सत्ता में, मुझे बताइए आपने क्या किया। अच्छा किया होगा, जरूर आप 5 साल और लीजिए। नहीं किया
तो भैया रास्ता देखिए, दूसरों को जगह दीजिए, लोकतंत्र का सामान्य नियम है। अब आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है। सारा खेल पिछले 2-3 महीने का क्या है कि किसी तरह से इस सवाल का जवाब न देना पड़े। अरे वो मंदिर मंदिर, अरे अरे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम, जय श्री राम। माने ये ना पूछ देना कि पिछले 10 साल में क्या किया। फिर ये हिंदू नहीं है, ये वहां गए, ये मुसलमान के समर्थक। हर मामले में कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू मुसलमान करवा देना। कल जो बंगाल में हुआ, कोई कोई पगड़ी पहने हुए, पहले कपड़े तक मामला था, पगड़ी पे भी पहुंच गया है कि वो जी उसको दे देना। फिर आप संसद में आते हैं, संसद में आप श्वेत पत्र पे पेश करते हैं। किस पे? आपने 10 साल जो काम किया उस पे नहीं, 10 साल पहले जिसने 10 साल राज किया था उसके बारे में श्वेत पत्र जारी करते हैं। कभी सुना है आपने इस तरह की बात? श्वेत पत्र जारी हुए हैं, पिछली सरकारों के बारे में भी हुए हैं, लेकिन सामान्यतः कोई पार्टी जब सत्ता में आती है, देखती है कि तिजोरी खाली है, कुछ हमारे पास नहीं है, वो श्वेत पत्र जारी करके देश की जनता को बताती है कि देखो हमें जो अर्थव्यवस्था मिली है या फला चीज में हमें जो स्थिति मिली है, ये है, आपको पूरी सच्चाई हम बता दें। अगर ये करना था तो 2014 का जून उसके लिए ठीक समय था। 2015 में आप कर देते, आपको समय लग गया थोड़ा जानने में। आप 2024 में देश की जनता को बता रहे हो कि 2014 में क्या हाल थे। मतलब इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? तो कुल मिला के बीजेपी जानती है 10 साल हो गए हैं, दिखाने को कुछ है नहीं। तो कुछ इस तरह की बातें करो जिससे इसका जवाब न देना पड़े। ये जो है, ये दबाव जो बीजेपी पे है। और दूसरा दबाव ये है कि जिस राज्य में मैक्सिमम सीट आ सकते थे वहां तो आ गई। अब गुजरात में 26 में से 26 है, आप 28 तो ला नहीं सकते गुजरात में। राजस्थान में 25 में से 24 जमा 1 है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 हैं। 28। हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल में 4 में से 4, उधर छत्तीसगढ़ में 11 में से 9। 11 में से 9, झारखंड में 14 में से 11। अब आप और वहां तो कहां बढ़ाएंगे? सीट आपके पास बढ़ाने को है नहीं, नए इलाकों में आप जा नहीं पाए हैं, 10 साल में काम करके दिखाने को कुछ है नहीं। जी इसलिए देश को भरमाने की ये जो कोशिश हो रही है, दुर्भाग्यवश, और मुझे केवल इसी पे ऐतराज है। आप काम कीजिए, अगर जनता मानती है आपने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल आपका अधिकार है। और ये देश देश को बिल्कुल फिर नरेंद्र मोदी जी मिलने चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। जी लेकिन आप इसकी बजाय अपने 10 साल के राज के अलावा सब आए बाएं बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, वो मुझे कबूल नहीं है, वो ठीक नहीं। जी। आप योगेश जी असम में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, खासकर असम में एक बहुत रोजी पिक्चर जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं वो ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा बहुत मजबूती से इस वक्त गुवाहाटी में है, पूरा नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल कर रहे हैं और एक गेम चेंजर हैं वो। क्या आपको लगता है कि असम में इस बार 14 में से पिछली परफॉर्मेंस जो 9 सीट की थी बीजेपी की, या उससे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, या आपको लगता है कि आपको असम में एंटी इनकम्बेंसी दिखी, जनता में रोष दिखा, या वहां की जो जमीनी सच्चाई है असम की बिल्कुल अलग है जो हम दिल्ली में देख रहे हैं? मैं आपको केवल ये कहता हूं, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इतने ही मुतमईन होते, इतने ही कॉन्फिडेंट होते, तो गुवाहाटी में इस यात्रा के साथ वो सब करने की क्या जरूरत थी? यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप हमें गुवाहाटी शहर से इस यात्रा को, रोड शो को निकालने दीजिए। और कांग्रेस ने कहा कि आप एग्जैक्टली वो रूट हमें दे दीजिए जो 10 दिन पहले आपने नड्डा साहब को दिया था। नहीं, वो नहीं देंगे। डर क्या था? पता होना चाहिए क्या डर था। बार बार किसी जगह पे जो किया। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बात जरूर है, दिक्कत यह है कि इस देश में जो नैतिकता के मानदंड बाकी लोगों, राजनेताओं ने तो छोड़ ही दिए हैं, मीडिया ने भी अब इस चीज को छोड़ दिया है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जब कोई व्यक्ति कुछ कर लेता है तो उसकी पार्टी वाले, उसके चमचे, उसके दरबारी तो उसके ताली पीटते ही हैं। मीडिया भी ताली पीटना शुरू कर देता है। जिस तरह का काम हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में, उसकी कीमत इस देश को बहुत समय तक अदा करनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा नहीं है कि जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर किसकी करतूत है? मणिपुर में जो हुआ उसमें एक आरएसएस के मेजर फंक्शनरी थे और एक हेमंत बिस्वा शर्मा। ये दो लोगों ने मणिपुर के अंदर जिस तरह के काम किए, जिसकी
कुछ कलई अब धीरे-धीरे खुल रही है, क्योंकि एक सीक्रेट डील होने वाला था। वो सीक्रेट डील होने के लिए किस तरह के काम किए गए, वो उस जड़ में है, जबकि आगे जो कुछ देश में हुआ। तो पूर्वोत्तर को खाली तिकड़म के सहारे कंट्रोल करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। दुर्भाग्यवश इससे पहले भी देश में पूर्वोत्तर को सिर्फ पैसे और तिकड़म से कंट्रोल करने की बार-बार कोशिशें हुई। कई बार कुछ समय के लिए सफल भी हो जाती थी और उसकी जी वजह से देश को इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ा था। और आज जो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्वोत्तर के अमित शाह हैं। अब ये बात अच्छी है, बुरी है, वही तय करें, भगवान तय करे। तो किसी व्यक्ति को मुझे तो कोई कह दे कि आप फला जगह के अमित शाह हैं, तो मैं तो बड़ा घबरा जाऊँगा, चिंता में पड़ जाऊँगा कि मैंने क्या काम ऐसा कर दिया जब मेरे पे ऐसा विश्लेषण लगाया गया। लेकिन उनको हो सकता है बहुत अच्छा लगे ये चीज़, हर एक का अपना-अपना नज़रिया होता है। लेकिन जी जिस तरह से वहाँ पे खेल हो रहे हैं, देखिए पूर्वोत्तर इस देश का बहुत संवेदनशील इलाका है। किसी भी देश के बॉर्डर्स उसके बड़े संवेदनशील इलाके होते हैं और वहां क्षुद्र राजनीतिक हित के लिए खतरनाक खेल खेलने से हो सकता है आपको कुछ 2-4 सीट एक्स्ट्रा आ जाए, 1-2 राज्य में आप कायम कर लें। लेकिन याद रखिए आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी जी। कीमत कभी न कभी करनी पड़ेगी अदा। आपका आकलन है कि नॉर्थ ईस्ट एक चुनौती रहेगी और खासकर जो आपने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा की जो गवर्नेंस है, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको लोग अमित शाह से मैच कर रहे हैं, वो ज़मीनी सच कुछ और है और मणिपुर में जो कुछ हुआ या हो रहा है, वहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा एक की प्लेयर है या की कॉन्स्पिरेटर आप कह सकते हैं। योगेन जी, वहाँ से आपका काफ़िला जो बढ़ता है, वो बंगाल पहुँचता है और बंगाल में अ, ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि मैं तो दिल्ली की निगाह से ही सवाल कर सकता हूँ। मैं तो बंगाल गया नहीं, बंगाल आप गए। बंगाल में आपको क्या दिखा कि बीजेपी 2019 की तरह आपको मजबूत दिखती है या आज बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत से नेता हमने देखे जो बीजेपी से वापस चले गए, जो आए थे तृणमूल कांग्रेस से, वो वापस गए। यहाँ तक कि जो बाबुल सुप्रियो हैं, जो मिनिस्टर थे, वो भी वापस चले गए। क्या बीजेपी अभी भी एक बहुत ताकतवर फ्रंट पे खड़ी है या आपको लगता है कि सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ इन बंगाल? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी दिलचस्पी और पत्रकार की होनी भी चाहिए दिलचस्पी चुनाव की जी जी। भविष्य में, और मेरी उसमें ना कोई दिलचस्पी है इस वक्त, और ना मेरा, क्योंकि ये करना मेरा काम नहीं है। सिर्फ ये जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि बंगाल में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल की। 2000 उसे 18 सीट, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था 7-8 से 500 बीजेपी को देने को तैयार था, उसको 18 सीट आई, अप्रत्याशित सफलता मिली। उसके बाद बीजेपी ने चढ़ाई की, दल बल धन लेके चढ़ाई की 2021 में, और ये था कि भाई आ रही है, इतनी सीट आ रही है इत्यादि। वो सब करके बीजेपी नंबर 2 पार्टी तो बन गई, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उसके कहीं भी नजदीक नहीं पहुंची बीजेपी। उसके बाद से बीजेपी का पतन हुआ है। ये मेरा कोई सब्जेक्टिव मूल्यांकन नहीं है, अखबारों की फ्रंट लाइन, जी। जैसा आपने बताया, बड़े बड़े लोग पार्टी को छोड़ के। और दुर्भाग्यवश बंगाल में आज ही नहीं, पिछले 25-30 साल से, और इसके लिए केवल तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी को दोष देना सही नहीं होगा, ये लेफ्ट फ्रंट के जमाने से शुरू हो गया था। बहुत स्थानीय स्तर पे बहुत हिंसा हो रही है, और काफी तनाव, हिंसा, ये सब हुआ है। बीजेपी ने की भी है और उसकी शिकार भी हुई है, दोनों बातें। और जमीन पर बीजेपी का संगठन संगठन तो था नहीं, एक लहर थी, बीजेपी जलाने की कोशिश कर रही थी, और उस लहर में बीजेपी ने स्थानीय स्तर पे काफी तरह के लोगों को उस वक्त इकट्ठा कर लिया था, ये हवा देके कि मैं जीत रहे हैं, अब तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। 21 में बीजेपी ने माहौल बना रखा। जब वो माहौल टूटा तो उसके बाद से बीजेपी काफी कमजोर हुई है सांगठनिक दृष्टि से। और अगर आप पंचायत चुनाव को देखें तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की स्थिति विधानसभा की तुलना में बहुत कमजोर हुई है। अगर आप ये मान के भी चलें कि वो शायद पूरी तरह से फेयर बंगाल में पंचायती इलेक्शन नहीं हुए, और वो काफी समय से नहीं हो रहे हैं, फिर केवल इस साल नहीं, मैं 20-30 साल का रिकॉर्ड है कि बंगाल में पंचायती इलेक्शन में रूलिंग पार्टी की तरफ से दखल होता है।
ये सब भी मान लें तब भी बीजेपी कमजोर हुई है। क्या बीजेपी जी उस सारी कमजोरी को केवल प्राण प्रतिष्ठा से ढक लेगी? अब इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बीजेपी कमजोर हुई है इसमें तो कोई संदेह बीजेपी वाले भी नहीं करेंगे। बिग चैलेंज। आप वहां से आगे बढ़े, आए और फिर झारखंड आए। जाहिर तौर पे यात्रा है योगेन जी, सुबह है, शाम है, दोपहर है, सूर्योदय भी हो रहा है, सूर्यास्त भी हो रहा है और यात्रा अनवरत चल रही है आगे। लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, बातचीत हो रही है, रुक गए, जैसे एक बहुत स्लो पैसेंजर ट्रेन चलती है और मुसाफिरों से बात होती है, इस तरह का मंजर है। तो लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, युवाओं से होती है और लोगों से होती है, कोई कामगार से होती है, सोसाइटी का पल्स क्या मिल रहा है? अगर मैं बंगाल, बिहार, झारखंड इन तीनों को क्लब कर दूं, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, हिंदुस्तान का जो पूरब है, उसमें आपको क्या दिखता है? लोग क्या कहते हैं? उनके गिले शिकवे आपको क्या लगते हैं, पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं? जब भी आप दिल्ली से दूर जाएं, इन इलाकों में जाएं, तो ये जो गुबार दिल्ली के मीडिया का है, उससे बाहर निकल के आप सच्ची दुनिया में पहुंचते हैं, जिसमें समस्याएं हैं, अभाव है, दिक्कत है, मगर सच्चे हैं, आंख के सामने। जो समस्या है वो बिल्कुल बुनियादी, पहली बात जो हर जगह, और केवल इन 3 इलाकों में नहीं, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा इस देश का है। केवल आंकड़ों की, मतलब कुछ बेरोजगारी होती है जहां आंकड़ों से आपको मेजर करना पड़ता है, अभी 7% थी, 8% हुई, 6% हुई, है ना? जैसे बुखार का है, बुखार आपको 99 है कि 100 है, वो करने के लिए थर्मोमीटर ही लगाना पड़ता है। लेकिन 103 है या नहीं, 99 है कि 103 है, उसको आप माथे पे हाथ रख के बता सकते हो कि भाई कुछ है। बेरोजगारी इस देश में उस अवस्था में पहुंच गई है जहां आप माथे पे हाथ लगाइए, किसी गांव में 2 कदम रख लीजिए, किसी 10 नौजवानों के पास खड़े होकर बात कर लीजिए, किसी 4 औरतों के साथ रसोई में बैठ के पूछ लीजिए रोजगार के बारे में, बच्चों के बारे में, लोग बरस पड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं? मतलब पूछिए ना, क्या रोजगार की क्या स्थिति है? बस आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए और फिर 15 मिनट के लेक्चर के लिए तैयार रहिए, लोग बताते हैं क्या स्थिति है। जो बाकी आप कितनी भी दावे कर लीजिए, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, ये सब आंकड़े हैं, आप किसी के पास बैठ के पूछिए रसोई की क्या अवस्था है, कैसा चल रहा है, ठीक हो रहा है, खाना चल रहा है? और ये वो इलाके हैं जहां खाना भी एक मुद्दा है ना? तुरंत आपको औरत बता देगी, देखिए जो राशन में मिलता है, और राशन में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, अधिकांश लोगों को राशन मिला है जहां सरकार कह रही है, मगर राशन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल रहा है। वो कहते हैं राशन में तेल नहीं है, तेल तो खरीदना पड़ेगा, दाल खरीदनी पड़ेगी, और जो चावल या आटा मिलता है 7 दिन 10 दिन चलता है, उसके बाद रसोई कैसे चलाएं, ये एक मुद्दा है। मनरेगा एक मुद्दा है बंगाल में। ये इसी से पता नहीं क्यों राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनती है। बंगाल में मनरेगा के 21 लाख मजदूरों की मजदूरी पे केंद्र सरकार पिछले 3 साल से बैठी हुई है, कह रही है हम उनकी मजदूरी रिलीज नहीं करेंगे। वो काम कर चुके हैं, बात की मैंने उनसे, काम करके बैठे हैं, और मनरेगा आई इसलिए थी कि मजदूर जो कि सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, उसको तुरंत कुछ मिल जाए। 3 साल से उनका किसी मजदूर का 40,000 रुपए रुका हुआ है, किसी का 50,000 रुपए रुका हुआ है। क्यों? केंद्र सरकार को बेसिकली टीएमसी से खुंदक है, और अपनी खुंदक निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कह रखा है मनरेगा के रिकॉर्ड्स गलत हैं बंगाल के, हम इसकी जांच करवाएंगे। अरे जांच करवाओ, आपस में अपनी लड़ाई झगड़ा सुलझा लो। ये 21 लाख गरीबों को क्यों रोक रखा है आपने? ये एक मुद्दा है। और स्वास्थ्य शिक्षा की इस इलाके में तो जो आप चर्चा ना करें वही अच्छा है। आप झारखंड से बढ़कर, मैं नीतीश पर नहीं आ रहा हूँ, नीतीश पर क्या पूछूं आपसे अब? अब तो कुछ पूछना बचा नहीं उन्हीं नीतीश से ही बाबू के पूछिए। बारे में। लेकिन एक सवाल मैं छोटा सा मैं जरूर सोचता पूछूंगा। हूँ कि उनकी आत्मा कभी उनसे कुछ पूछती है क्या? हम नहीं, और मैं आपसे मैं क्या पूछेंगे? जैसे आप प्रिडिक्शन स्किप कर रहे थे, मैंने नीतीश जी को स्किप कर दिया। मैं एक सवाल, क्योंकि आप झारखंड में रहे, झारखंड में जिस तरह से वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, में उनकी लास्ट प्रेस से जो बातचीत थी, मैं उनका वो सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस जमीन के मामले में ये जो लैंड डील है,
ये लैंड डील फ्रॉड है, मैंने ही जांच कराई थी, जिसके कागज तैयार ही नहीं हो सकते, जो जमीन बेची नहीं जा सकती, उस मामले में मुझे गवाहों के आधार पर फंसाया जा रहा है और ये एक गलत हो रहा है। और हमने फिर देखा कि वो अरेस्ट हुए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और उनको जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ, आपको लगता है कि ये डिसीजन महंगा पड़ेगा? जब झारखंड के लोगों से आपकी बात हुई, क्या ये डिसीजन मोदी का वो कुछ ज्यादा, मतलब 2 कदम आगे निकल गए मोदी? होना चाहिए तो सही भाई। बताइए, मतलब देखिए कि इस देश में राज्य सरकारों के साथ जाति पहले भी हुई है। इंदिरा गांधी के जमाने में 80 के दशक में कई बार जातियां हुई, राज्य सरकारों को बर्खास्त भी किया गया। लेकिन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें और वो भी इस तरह के आरोप पे, ये तो बिल्कुल ना सुना ना देखा, बिल्कुल उस कैटेगरी के अंदर है। और खुल्लम खुल्ला, मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है, खुल्लम खुल्ला है भैया, या तो पाले इस पाला बदल के इस तरफ आ जाओ, नहीं तो जेल है। वो कहते हैं ना, इधर वॉलेट है उधर बुलेट है, वो जो फिल्म का डायलॉग है, ये वो जी। वाला मामला था, इधर वॉलेट है उधर बुलेट है, ले लो। तो ऐसा होता है क्या कहीं? ये क्या लोकतंत्र हो रहा है? और ये काम आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ करें, जिसके सपनों को लेके झारखंड प्रदेश बनाया गया था। कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो करनी चाहिए कि एक ये आदिवासी अस्मिता पर चोट है। और याद छोड़। रखिए, बाकी जगह पे ये गठबंधन को लेके तनातनी है, झारखंड में कोई तनातनी नहीं है। झारखंड का गठबंधन है, काम कर रहा है, और वो चल रहा है गठबंधन। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं जनता में सहानुभूति है, इस बात को है, होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पूछना बड़ा लाजमी था, अपने दोस्तों की तरफ से उनका भी प्रेशर रहता है। राहुल गांधी की इस यात्रा में आप साथ चल रहे हैं, और पिछली यात्रा में भी आप साथ थे। राहुल गांधी जो इश्यूज उठा रहे हैं, ओबीसी का इश्यूज है, दलितों का है, मुस्लिम्स का है, गरीब गुर्बत में जीने वाले लोगों का इशू उठा रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो इशू है ये कम्युनिकेट हो रहा है, इसमें एक ट्रैक्शन मिल रहा है? आपको लगता है कि राजनीति में एक नई लकीर खींचने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? और कहीं न कहीं ये जो एक पिछड़ा, दबा, कुचला, ये जो एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं वर्ग है, एक बहुत बड़ी आबादी है, क्या ये एक इसका ट्रैक्शन आपको मिल रहा है? देखिए, इस यात्रा का ना तो मैं आयोजक हूं, ना मैं इसका नहीं, आप डिजाइनर। साथ चल रहे हैं, मैंने हाँ, मैं मतलब आप हमसफर साथ चल रहे हैं। हूं, बिल्कुल मैं जी, हमसफर हूं। और मैं एक भी हमसफ़र के तौर पे ही पूछ रहा हूँ। मैं शुभचिंतक हमराज के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हमसफ़र जी के जी, तौर पे पूछ बहुत रहा हूँ। अच्छा कहा आपने। हाँ, मैं हमराज नहीं हूँ, हुँ, हमसफर हूँ। हुँ, मुझे दो तीन चीजों का संतोष होता है कि इस देश में कोई हाथ में माइक लेके पब्लिक के सामने अडानी और उसकी करतूतों के बारे में बात करता है। सच बात यह है, आप और मैं भी जानते हैं, इस देश के अधिकांश नेताओं की, और केवल रूलिंग पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं है अडानी का नाम लेने की। नंबर दो, कोई खड़ा होके इस देश में कहता है कि गरीबी की ये स्थिति है इस देश में, महंगाई ये है, लोगों के लिए जीना मुहाल हो रहा है। नंबर तीन, इस देश में जातिगत विषमता है, अगड़े पिछड़े दलित आदिवासी इनमें अंतर है, और चंद जातियों ने इस देश में तमाम पदों पर, प्रतिष्ठा पर कब्जा कर रखा है। ये इस देश की ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बोलता है, हर कोई जानता है और कोई नहीं बोलता है इसके बारे में। एक व्यक्ति है जो बोल रहा है। अब बोलने का तरीका कितना प्रभावी है, कम्युनिकेशन कितना होता है, ये ऐसे सवाल हैं जिनको पहली बार उठाने वाले को कई बार कोड़े भी सहने पड़ते हैं। आपको ध्यान होगा, बीपी सिंह ने जब वो सवाल उठाया था, तो हुँ, जो बीपी सिंह के दुश्मन थे, मतलब जिनको ओबीसी मंडल रिजर्वेशन से नुकसान होना था, वो सब तो रातों रात गिरोह बंद हो गए। और जिनको फायदा होना था, उन बेचारों को 10 साल तक पता नहीं लगा कि उनको फायदा होना था बीपी सिंह। आज उसको मसीहा बताते हुँ, हैं, लेकिन तब किसी को ध्यान नहीं था। तो ये सब संकट हो सकते हैं। और कोई राहुल गांधी में उस तरह की वाक्पटुता तो है नहीं जो कि प्रधानमंत्री में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने एक नए तरीके का बात करने का तरीका निकाला है। वो मंच पे खड़े होके भाइयों बहनों मित्रों वो सब छोड़ छाड़ के सीधा लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा कौन हो,
अच्छा ये कहाँ से आए, क्या दिक्कत हुई, अच्छा प्रॉब्लम है, लो तुम मेरा माइक लो, तुम बोलो ना। अब इस राष्ट्रीय नेता के मंच से कोई साधारण व्यक्ति माइक पकड़ के अपनी बात कह रहा है, वो ठीक से कह भी नहीं पाता है, एक दो लोग बीच में रोना शुरू कर दिए, वो सब कुछ हुआ। मेरी दृष्टि में बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है। पावरफुल कम्युनिकेशन केवल लच्छेदार भाषा नहीं होती, सच्चाई को उघाड़ के देश के सामने अपने ही उसके अनगढ़ स्वरूप में रख देना अपने आप में बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है। वो जी हो रहा है, वो देश के लिए बेहद जरूरी है। अब उससे शॉर्ट टर्म में क्या फायदा होता है, इसको हम देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जी ऐसी चीज का होना बेहद जरूरी था। योगेश जी, आप आए और बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। एक सवाल है जो मुझे लगता है कि मेरा पीछा मेरे जो दोस्त हैं वो नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत कमेंट करेंगे अगर मैंने वो पूछा नहीं। जैसे मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार आपके प्रोग्राम में आए और आप उनसे कहेंगे साहब एक गाना तो सुना दीजिए कोई, हाँ, और अगर मोहम्मद रफ़ी साहब से हम ये ना कहें तो सोचिए एंकर का क्या हाल होगा कि साहब आपने कम से कम इतना तो कहना चाहिए था। अब आप एक सेफोलॉजिस्ट की पहचान जो जब हम लोग कॉलेज डेज में थे, आपको तब से देखते आते। योगेंद्र यादव जब नाम आता है तो एक सेफोलॉजी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक राजनीति शास्त्र, एक ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। इलेक्शन दिमाग में आता है। आप और जिस तरह से प्रणव राय बैठते थे या विनोद दुआ साहब थे, वो तीन चेहरे आते थे उस वक्त, हम लोग दूरदर्शन देखते थे। तो एक अंतिम सवाल मैं दोस्तों की तरफ से कहूंगा और मैं माफी के साथ कहूंगा कि आपने शुरू शुरू में कई बार आपने कहा साहब मैं इस पे नहीं बोलूंगा, क्या लग रहा है 2024? क्योंकि देखिए संवाद आपसे होते रहेंगे, सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन एक मुझे लगता है कि मोहम्मद रफी साहब से इतना तो पूछा जाए साहब कि एक पूछना आपका अधिकार सेफोलॉजिस्ट है, से। पूछना मैं आपका नहीं पूछ अधिकार है। रहा, दोस्त पूरा पूछ रहे। सच बताना मेरा कर्तव्य हाँ, है। लग और क्या ये रहा है आपको? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2024? लास्ट क्वेश्चन सर। जी, पूछना आपका अधिकार है। सच बताना मेरा कर्तव्य है। और सच ये है कि वो सेफोलॉजिस्ट कोई 10 साल पहले मर चुका है। वो पूर्व जन्म था। और मैं कई बार सच में बैठ के सोचता भी हूँ कि अच्छा मैंने जीवन के इतने वर्ष वो करते हुए क्यों बिताए? मैं अगर हम बिल्कुल उससे गिनती ही नहीं, पूछेंगे, मैं हाँ, आपसे मैं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए सवाल किया क्योंकि आप रणभूमि में हैं, मैदान में खड़े हैं कि मोदी जी 272 क्रॉस कर रहे हैं, क्या सरकार उनकी बनने जा रही है, या आपको लगता है सफर मुश्किल है मोदी साहब का? ये मैं पूछ रहा था। अगर ये चुनाव मोदी मोदी का चुनाव होता है, जाहिर है मोदी जी आगे निकलेंगे, चाहे उनके पक्ष में हो चाहे उनके विरोध में आप बातें करें। अगर ये चुनाव मुद्दे का चुनाव बनता है तो उनका सफर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुद्दों पे बहुत उनको मुश्किल। जवाब देने के लिए कुछ नहीं। तो भविष्यवाणी यही मेरी है, मोदी या जी मुद्दा। अगर मोदी है तो बीजेपी बहुत आगे है, अगर मुद्दा है तो 272 उनके हाथ में नहीं। योगेन जी, बड़ी बात आपने कही कि अगर मोदी मोदी है तो फिर मुमकिन हो सकती है जीत, और अगर मुद्दों की बात होती, इश्यूज की बात होती है तो फिर ये चुनाव बहुत टफ है। योगेन जी आप आए और इस मसरूफियत के बीच में जो आपने ये लम्हे निकाले, मैं उसका इतना शुक्रगुजार हूँ। और खासकर जो दोस्तों की तरफ से फरमाइशें थी आपको लाने की, हालांकि आप आए और मुझे लगता है कि किस तरह से मैं आपका धन्यवाद दूं, शुक्रिया मेरे पास लफ्ज़ हो की कमी है। बट सो नाइस ऑफ यू जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। संजीदा बात हुई, इसके लिए आपको शुक्रिया। क्योंकि थैंक यू। टीवी पे इतनी चिल्लाहट होती है आजकल, संजीदा बात इतनी कम होती है। दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।